यस। हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू ऑल एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर ईवीएस का आपका एक टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं। यूनिट 3 को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। जैसे कि इससे पहले जो आपके बुक्स से रिलेटेड सेशन हुए थे उसमें हमने आरबीएससी की सारी बुक्स को यहाँ पर डिस्कस किया था और वो सेशन भी आपके कंटिन्यू चल रहे हैं। और उसके साथ साथ जब हम लोगों ने सिलेबस के वाइज क्लासेस स्टार्ट करी थी तो उसमें हम लोग परिवार को पूरा कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने परिवार के क्या क्या संबंध होते हैं, इसके अंदर हमने सामाजिक सोशल लेवल, सामाजिक बुराइयां जो जो होती है लाइक बाल विवाह हो गया, दहेज प्रथा हो गया, बाल श्रम हो गया, दुर्व्यसन हो गया और सामाजिक आर्थिक दुष्परिणाम इसके देख चुके थे। तो ये पूरी यूनिट 1 को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। यदि फर्स्टली आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके से वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरी सिलेबस वाइज यहाँ पर पर्यावरण को अध्ययन कर सकते हैं। फिर सेकंड यूनिट जो हमारे द्वारा स्टार्ट की गई थी वो आपका वस्त्र एंड आवास था। ठीक है, जिसमें हमने आवाज से रिलेटेड, जीव जंतुओं से रिलेटेड, मनुष्यों से रिलेटेड सारे आवाज के बारे में बात करी थी। तो ये हमारी यूनिट 2 थी। इसको भी हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हमारा यूनिट 3 आता है जो आपसे व्यवसाय के बारे में जानकारी पूछता है, जिसमें आपके परिवेश के विभिन्न व्यवसाय लाइक कपड़े सिलना हो गया, बागवानी कार्य हो गया, कृषि कार्य हो गया, पशुपालन, सब्जी वाला, ये सारे व्यवसाय की बात की जाती है। उसके बाद इस यूनिट 3 में आपका आता है लघु एंड कुटीर उद्योग और राजस्थान राज्य के प्रमुख उद्योग और हस्तकलाएं, उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता और सहकारी समितियां जो पर्टिकुलर राजस्थान के लिए बनाई गई है। तो आज हम लोग यहाँ पर यूनिट 3 को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग यहाँ पर परिवेश के व्यवसाय के बारे में जानेंगे और किस तरीके के क्वेश्चन अभी तक के एग्जाम में पूछे गए हैं उसकी भी साथ के साथ प्रैक्टिस करेंगे ताकि एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके से आपको सेशन को या फिर आपको एग्जाम के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना है। ओके। और यदि आप इसी प्रकार के नोट्स को बाय करना चाहते हैं, क्लासेस तो आपकी यहाँ पर यूट्यूब पर कंटिन्यू रहेगी, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आप नोट्स के थ्रू भी पढ़ाई करें तो उसके लिए आप संपर्क यहाँ पर कर सकते हैं इस नंबर पर 877080 3840। इस पर व्हाट्सएप करके आप इन नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स अभी अवेलेबल हो चुके हैं ईवीएस के रीड के लिए। ओके, तो नोट्स आप यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। चलिए सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सेशन की बात हम लोग करेंगे और एट द लास्ट ऑफ द सेशन जो कि प्रीवियस सेशन में आपको होमवर्क दिया गया था उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं परिवेश के व्यवसाय। तो इसमें कपड़े सिलना, बागवानी, कृषि कार्य पूरा आ जाएगा और कृषि कार्य में ही आपसे कृषि के सारे प्रकार और कृषि के सारे उपकरण के बारे में पूछ लिया जाता है और हमारे देश में किस किस प्रकार की कृषि होती है वो सारी चीजें आपके बागवानी और कृषि कार्य में आ जाएगी। फिर पशुपालन आपका थर्ड पॉइंट रहता है। तो पशुपालन में आपकी क्या क्या चीजें हो जाएगी, लाइक पशुओं की देखभाल कैसे की जाती है, पशुओं में होने वाले प्रमुख रोगों के बारे में। ठीक है, ये सारी चीजें हो जाएगी और उनके रोग को दूर करने के लिए उनको क्या क्या टीके लगाए जाते हैं, ये सारी चीजें आपके पशुपालन में आ जाएगी। और बागवानी में सेम पेड़ पौधों से रिलेटेड कि उनकी देखभाल कैसे की जाती है, उनके अंदर कौन कौन सी बीमारियां होती है और कौन कौन से टीके लगते हैं, इस तरीके से दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। फिर आपका मछली पालन आता है और एक सब्जी वाला कार्य आता है। ठीक है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग यहाँ पर सिलाई के लिए बात करेंगे, कपड़े सिलने की बात करेंगे कि ये किस प्रकार से हमारा परिवेश का व्यवसाय हो सकता है और कितने प्रकार के क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में बने हुए हैं। राइट, तो सिलाई के लिए आवश्यक साधन की बात करें तो वस्त्रों की सिलाई कटाई का कार्य एक व्यवस्थित कार्य होता है। इस कार्य को सफलतापूर्वक तथा सुविधापूर्वक करने के लिए विभिन्न उपकरण एवं साधन की आवश्यकता हमें पड़ती है। सिलाई कार्य संबंधी अधिकांश उपकरण सामग्री को सिलाई किट में एक साथ संभाल कर रखा जाता है। मतलब जितने भी उपकरण होते हैं, आज हम लोग 10 से 12 उपकरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारों में से आपने सिलाई भी की होगी तो आपको ये चीजें क्लिक कर रही होगी माइंड में कि क्या क्या किट के अंदर हम लोग रखते हैं। तो सिलाई किट होता है जिसमें सारे उपकरण को रखा जाता है। कुछ आवश्यक साधन सिलाई किट के अतिरिक्त भी होते हैं। दोनों को एक ही वर्ग साधन है उपकरणों का विस्तृत विवरण यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले सिलाई किट की बात कर लेते हैं कि सिलाई किट के अंदर क्या क्या चीजें यहाँ पर रखी जा सकती है। तो सबसे पहले सिलाई किट का मतलब क्या होता है, तो सिलाई किट से तात्पर्य उस थैले अथवा डब्बे से है जिसमें सिलाई से संबंधित छोटा मोटा आवश्यक सामान आप यहाँ पर या फिर यंत्र एवं उपकरण रख सकते हैं। राइट, सिलाई किट सामान्य रूप से किसी मोटे कपड़े, रेक्सिन अथवा टाट से थैले के आकार की बनाई जा सकती है। वो कुछ जो किट है वो कुछ भी हो सकती है। वो थैले के आकार का हो सकता है, मोटे कपड़े का बना हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। इसके अतिरिक्त लकड़ी, गत्ते अथवा लोहे के डिब्बे को भी सिलाई किट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लकड़ी के बड़े-बड़े बक्से होते हैं जिसमें सिलाई से रिलेटेड लाइक मार्किंग व्हील हो गया, हमारी टेप हो गए, अंगुस्ताना हो गया, है ना, फिंगर टेप जिसे बोला जाता है। बहुत सारी चीजें उसके अंदर रखी जा सकती है ताकि वो सुरक्षित यहाँ पर रहे, कोई भी चीज यहाँ पर घूमे ना। ठीक है, सिलाई किट में रखे जाने वाले सामान। अब सिलाई किट के अंदर आपको क्या-क्या सामान मिल सकते हैं और क्या-क्या क्वेश्चन पूछे गए आप साथ के साथ देखते हुए चलेंगे।
देखो सबसे पहले कैंची की बात यहाँ पर की गई, तो कपड़ा काटने के उपकरण को कैंची कहा जाता है। वस्त्रों की सिलाई के लिए कपड़ा काटने के लिए छोटी व बड़ी कैंचियों की आवश्यकता होती है। कैंचियों के उचित रख-रखाव के लिए माह में कम से कम एक बार इनके जोड़ों पर हल्का-सा तेल लगा देने से यह सदैव ठीक से कार्य करती है। समय-समय पर कैंचियों में धार लगवाना भी आवश्यक होती है। तो ये सबसे पहला साधन जो कि कपड़े सिलने के लिए आवश्यक होता है, जिसे हम लोग कैंची के नाम से जानते हैं, और इसकी देख-रेख कैसे की जाती है, वो भी आपको बताया गया है। सेकंड पॉइंट की बात करें, सुइयों की बात करें, तो इससे भी आप सभी लोग परिचित हैं। मशीन एवं हाथ से सिलाई करने के लिए विभिन्न प्रकार की सुइयाँ जो है प्रयुक्त की जाती है। ये अनेक प्रकार के विभिन्न आकारों में उपलब्ध होती है, अलग-अलग नंबर से ये मिलती है मशीन के लिए। ठीक है, मशीन की सुई में नीचे व हाथ की सुई में ऊपर की ओर धागे के लिए छिद्र होता है। लगभग सभी प्रकार की सुइयों में एक सेट सिलाई किट में रखना चाहिए। सभी प्रकार की सुइयों का जो नंबर होता है हमारी सिलाई किट के अंदर उसको होना चाहिए। ठीक है, जस्ट एक बेसिक जानकारी यहाँ पर आपको सुई से रिलेटेड दी गई है। फिर हम लोग यदि बात करें पिन की, तो पिन क्या होता है? तो पीतल की बनी ये पिनें वस्त्र की सिलाई एवं कटाई करने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। लकड़ी के बोर्ड अथवा मेज पर कपड़ा फैलाकर ये पिनें लगाई जाती है, ताकि कपड़ा जो है इधर-उधर सरक ना सके, मतलब वो इधर-उधर ना हो, बिल्कुल एडजस्ट फिक्स वो उस चीज़ पर रहे, उस जगह पर रहे जहाँ पर हमने उसको रखा हुआ है। ठीक, तो ये बेसिक पीतल की पिन की बात हो गई। कपड़ों को एक जगह पर फिक्स करने के लिए हम लोग पिन टेम्परेरी कुछ समय के लिए लगाते हैं। उसके बाद यदि हम लोग बात करें फिंगर केप की, तो ये जो इमेज आप देख पा रहे हैं, ये आपका इमेज है फिंगर केप का। अब ये फिंगर केप क्या कार्य करती है और किस तरीके से हेल्प करती है कपड़ों की सिलाई करने में, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए फिंगर केप को स्टार्ट करते हैं। फिंगर केप क्या होती है, इससे आपका क्वेश्चन भी बना हुआ है। इसे हिंदी में अंगुस्ताना के नाम से जाना जाता है, या फिर अंगुस्तान के नाम से इसको जानते हैं। तो अंगुस्ताना अथवा फिंगर केप धातु अथवा प्लास्टिक का बना होता है। ये धातु का भी बना हो सकता है, प्लास्टिक का भी बना हो सकता है, और पतले से रबड़ का भी बना ये रह सकता है। ये दाहिने हाथ की मध्यमा यानी कि बीच वाली उंगली में जो होता है इसके आकार का होता है, तथा हाथ से सिलाई करते समय से जो सुई होती है उससे चुभन ना हो, या फिर वो हमारे हाथों में ना चुभ जाए, उसके लिए हम लोग अपनी अंगुली में जो बीच वाली अंगुली है उसके अंदर फिंगर कैप पहनते हैं। फिंगर कैप इस तरीके का होता है, पूरे तरीके से पांचों उंगलियों में पहनने के लिए भी इसको बनाया जाता है, ताकि किसी भी उंगली में उससे सुई से चुभन ना हो। तो ये अंगुस्ताना होता है। अब आप देखेंगे कि अंगुस्ताना से किस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसीलिए हम लोग पूरा जो सिलाई किट के अंदर जितने भी उपकरण होते हैं उनको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं अंगुस्ताना क्या है, ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहला ऑप्शन आपको ये दिया गया था कि फिंगर टिप अंगुस्ताना जो होता है हाथ से सिलाई करते समय अंगुली में पहना जाने वाला उपकरण है। दूसरा है बखिया टागा लगाने का उपकरण है। बखिया टागा एक प्रकार से टाका लगाया जाता है जो हाथों से लगता है। तीसरा है मशीन की साफ सफाई करने पे प्रयुक्त उपकरण को अंगुस्ताना कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? अंगुस्ताना क्या है? हाथ से सिलाई करते समय अंगुली में पहना जाने वाला एक प्रकार का उपकरण जो है अंगुस्ताना यहाँ पर कहलाता है। तो आंसर आपका क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन आपका फिंगर टिप से पूछा गया था। आगे हम लोग बात कर लेते हैं धागों की। ठीक है, तो सफेद एवं अन्य समस्त सामान्य रंगों के धागे सिलाई किट में सदैव उपलब्ध रहते हैं। जितने भी कलर के धागे होते हैं वो सारे हमारे सिलाई किट के अंदर होना चाहिए। कपड़े के रंग से मिलते जुलते रंग के धागे का प्रयोग सिलाई में किया जाता है, और सिलाई के लिए धागे जो होते हैं मजबूत तथा पक्के रंग वाले ही होना चाहिए। अब यदि हम लोग बात करें नापने के लिए उपकरण या इंच टेप, तो धातु अथवा कपड़े के बने इंच टेप अथवा मीट्रिक टेप का प्रयोग ये जो है मीट्रिक टेप जो है प्रयोग में लाया जाता है कपड़ों के लिए। ठीक है, वस्त्र की कटाई और सिलाई करते समय शारीरिक माप अथवा कपड़े को नापने के लिए इसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? इंच टेप का। अब इंच टेप का भी क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। इस सारे किट को डिस्कस करने के बाद हम लोग इसका क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। कागज, रबर व पेंसिल। ठीक है, तो बनाए जाने वाले वस्त्रों का आकार, मतलब कि आप क्या डिजाइन कर रहे हो। यदि आप कोई भी टी-शर्ट डिजाइन कर रहे हो तो उसमें किस तरीके से आप उसको डिजाइन करोगे, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होना चाहिए, उसका पूरा एक खाका रेडी करने के लिए हम लोग कागज, रबर और पेंसिल का प्रयोग करते हैं। रबर द्वारा आवश्यकता अनुसार पेंसिल के चिन्हों को मिटाया जा सकता है। बहुत बेसिक सी चीज। आगे हम लोग मोम व मिल्टन चौक की बात करते हैं। तो कुछ मोटे कपड़े व जिनसे सिलाई करते समय कट जाते हैं, अतः इससे बचने के लिए सिलाई के स्थानों पर मोम यहाँ पर लगाई जाती है। विभिन्न रंगों के आयताकार मिल्टन चौक का उपयोग कपड़ों की कटाई करते समय विभिन्न नापों तथा आकार को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। मिल्टन चौक द्वारा कपड़े पर लगाए गए निशान बिल्कुल साफ चमकते, परंतु ये पक्के नहीं होते, तो सिलाई कार्य करने के उपरांत ब्रश से झाड़कर हम लोग इन्हें साफ कर सकते हैं। जस्ट एक बोल सकते हैं चिन्हित करने के लिए हम लोग मिल्टन चौक का प्रयोग करते हैं। ये पक्का नहीं होता है, आसानी से आप इसको हाथ से भी हटा सकते हैं।
चलिए आगे हम लोग बात करते हैं मार्किंग व्हील की। इसका भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि मार्किंग व्हील क्या होता है। इसे हिंदी में एक अनुरेखण पहिया बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर ट्रेसिंग व्हील भी आप इंग्लिश में इसे बोल सकते हैं। तो यह भी एक प्रकार से पैटर्न पहिया आप इसे बोल सकते हैं, डॉट पहिया आप इसे बोल सकते हैं। एक प्रकार का साधन या एक प्रकार का उपकरण है जो एक हैंडल के साथ जुड़ा हुआ रहता है। इसमें कई प्रकार के दांत होते हैं, दांत या दांतेदार ये चिकने हो सकते हैं। ये ट्रेसिंग पेपर के उपयोग के साथ बिना कपड़ों पर सिलाई पैटर्न के चिन्हों को स्थानांतरित करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब इसका एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का ये पहिया होता है, कुछ इस तरीके का होता है। इसमें इस तरीके से कांटेदार जो होते हैं इसके व्हील के ऊपर इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है और एक हैंडल के माध्यम से ये पूरा यहाँ पर जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो मार्किंग करने के लिए इसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। कुछ पीछे लकड़ी का बड़ा सा हैंडल होता है, इसके साथ ये पूरा व्हील यहाँ पर जुड़ा हुआ रहता है। इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। एक सिंगल व्हील होता है जो मार्किंग व्हील के नाम से जाना जाता है, और एक दूसरा होता है डबल ट्रेसिंग व्हील, जिसमें दो व्हील साथ के साथ कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसे किस किस नाम से जाना जाता है, तो पैटर्न पहिया, डॉट पहिया इस नाम से जानते हैं। इसके दांत के जो दांतेदार होते हैं चिकने हो सकते हैं। ट्रेसिंग पेपर के उपयोग के साथ सिलाई पैटर्न के चिन्हों को स्थानांतरित करने के लिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब आपसे एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हमने अंगुस्ताना का यहाँ पर कंप्लीट किया है। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि कपड़ों का नाप लेने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है। आप कपड़ों का नाप लेने के लिए किस उपकरण का प्रयोग यहाँ पर करते हैं, इंच टेप का प्रयोग करते हैं, सेकंड है टेलर चौक का प्रयोग करते हैं, अंगुस्ताना का प्रयोग करते हैं, या फिर मार्किंग व्हील का प्रयोग करते हैं। तो कपड़ों का नाप लेने के लिए नॉर्मली हम लोग इंच टेप का प्रयोग करेंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दर्जी द्वारा कपड़ों की कटाई करने के बाद चिन्ह लगाने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अब कपड़ों की कटाई तो हो गई, लेकिन चिन्ह लगाना है तो किसका प्रयोग करोगे, क्या स्केल का प्रयोग करोगे चिन्ह लगाने के लिए, टेलर चौक का प्रयोग करेंगे, अंगुस्ताना का करेंगे, या फिर इंच टेप का करेंगे। हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, टेलर चौक का प्रयोग किया जाएगा, ताकि हम लोग वहां पर अच्छे से मार्किंग कर पाए, चिन्ह लगा पाए। ओके। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सिलाई करते वक्त काम में आने वाले उपकरण क्या है। कागज, रबर व पेंसिल है, टेलर चौक है, अंगुस्ताना है, या फिर उपरोक्त सभी। तो हमें पता है कि सिलाई करते समय ये सारे ही उपकरण हमारे काम में आने वाले। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये सारे ही उपकरण सिलाई किट के अंदर रखे जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, वस्त्रों पर एक साथ कई तहों पर निशान लगाने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है। हमने क्या करना है, बहुत सारी जगह एक साथ निशान लगाना है। तो उसके लिए क्या स्केल काम में आ सकती है, क्या नॉर्मल टेलर चौक का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, या फिर मार्किंग व्हील का प्रयोग करेंगे, या फिर इंच टेप का प्रयोग करेंगे। तो कई ही तहों पर एक साथ निशान लगाना है, तो एक साथ निशान लगाने के लिए हम लोग मार्किंग व्हील का यहाँ पर प्रयोग करते हैं, ठीक है। वो सिंगल मार्किंग व्हील हो सकता है और हमारा डबल मार्किंग व्हील भी हो सकता है, जो दो व्हील होते हैं या दो पहिए जो होते हैं वो एक साथ यहाँ पर मूव करते हैं, ठीक है। तो सिंगल भी हो सकता है और डबल भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अंगुस्ताने का आकार कैसा होता है। तो अंगुस्ताने को पहना जाता है अंगुली के अंदर, तो इसका आकार त्रिभुजाकार होगा, शंखाकार होगा, गोलाकार होगा, या फिर टोपी नुमा होगा। तो टोपी के आकार का होता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अंगुस्ताने का आकार हमारा टोपी नुमा होता है। ओके। चलिए, तो हमने सिलाई किट की बात करी और सिलाई किट से अभी तक क्या-क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। अब सिलाई किट के बाहर भी सिलाई से संबंधित बहुत सारे उपकरण होते हैं जिनकी हमें आवश्यकता पड़ती है, तो उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यदि हम लोग बात करें सिलाई की मशीन की, तो सिलाई की मशीन सर्वाधिक उपयोगी होती है। ये प्राय 2 प्रकार की होती है, एक तो हाथ से चलाने वाली हो सकती है और एक पैरों से चलाने वाली हो सकती है, पैरदान वाली हो सकती है। अब विद्युत चालित सिलाई मशीन भी बाजार में उपलब्ध है, विद्युत चालित भी होती है। सिलाई की मशीन के विभिन्न कल पुर्जों का प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त करना सदैव लाभकारी होता है। उपयोग में लाने के पश्चात मशीन की सदैव सफाई करनी चाहिए और महीने में कम से कम एक बार विभिन्न कल पुर्जों की जड़ में तेल डालना चाहिए। इसके लिए मशीन में विभिन्न स्थानों पर चिन्ह व छिद्र अंकित किए हुए रहते हैं, ताकि उसके अंदर जाकर आप उसके अंदर जो मशीन का तेल आता है मार्केट में वो महीने में 1 से 2 बार आप डालकर उसकी सफाई करते रहें, ठीक है, ताकि उसके पुर्जे जो है लंबे समय तक चलते रहेंगे, टिकाऊ रहेंगे। मिल्टन कपड़े की बात करें तो ये एक विशेष प्रकार का ऊनी कपड़ा होता है। इसका प्रयोग कपड़ों की कटाई करते समय मेज पर बिछाने के लिए किया जाता है और इसकी लंबाई व चौड़ाई जो है मेज के आकार की होती है। फिर तीसरे पॉइंट की बात करें, मेज या पटरा, तो प्राय कपड़े को मेज पर फैलाकर खड़े होकर काटा जाता है। सिलाई की मेज जो है प्राय लकड़ी की बनी होती है, यह लगभग 1 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर लंबी यहाँ पर हो सकती है। यदि सिलाई कार्य भूमि पर बैठकर करना है तो लकड़ी का पटरा हम लोग वहां पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर यदि हम लोग बात करें प्रेस और इस्त्री की, तो सिलाई क्रिया को सुचारू रूप से करने के लिए प्रेस या इस्त्री का इस्तेमाल भी यहाँ पर किया जाता है, इसका भी उपयोग किया जाता है। कपड़े की सलवटें निकालने तथा उसे सीधा करने के लिए प्रेस की आवश्यकता होती है। प्रेस 2 प्रकार की हो सकती है, विद्युत चालित यहाँ पर हो सकती है और नॉर्मल कोयले से गर्म होने वाली जो पुराने समय में यूज की जाती थी। इवन अभी भी इसका प्रयोग बहुत सारी जगह किया जाता है। तो ये प्रेस हो गया, ये भी हमारे सिलाई उपकरण में काम आता है।
ओके। और अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं हाथों से लगने वाले विभिन्न प्रकार के टाकों की। इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक पूछा गया है, उसको भी हम लोग साथ के साथ कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कच्चे टाके की। तो कच्चे टाके का प्रयोग जो है कपड़ों को अस्थायी रूप से जोड़ने के लिए किया जाता है। वास्तविक सिलाई कच्चे टाके के बाद की जाती है। यह 1 सेंटीमीटर लंबा होता है और धागे में गांठ देकर कपड़ों को दाई से बाई ओर सिला जाता है। तो नॉर्मल एक टेम्परेरी टाका हमें लगाना है। अस्थायी रूप से यदि हम दो कपड़े को जोड़ना चाहते हैं तो कच्चा टाका हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं, राइट। चलिए आगे बात करते हैं सादे टाके की। तो सादा या रनिंग टाका हाथ की स्थायी सिलाई में अधिक प्रयोग में लिया जाता है। ये कच्चे टाके की भांति होता है परंतु उससे थोड़ा सा छोटा लगाया जाता है, क्योंकि कच्चा टाका टेम्परेरी है तो हम लोग थोड़ा बड़ा भी लगा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ कपड़ों को अस्थायी या फिर कुछ समय जोड़ने के लिए हम लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जब आप उसको निकालेंगे तो निकालने में थोड़ी आसानी रहेगी यदि आपने बड़ा टाका यहाँ पर लगाया हुआ है, तो वो एक प्रकार का कच्चा टाका यहाँ पर कहलाएगा, या फिर अस्थायी टाका उसको बोल सकते हैं। तीसरा जो प्रकार होता है वो बखिया टाका होता है। बखिया के टाकों का प्रयोग कपड़ों की मजबूती और पक्की सिलाई करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि मशीन अवेलेबल नहीं है तो हम लोग हाथ से भी यहाँ पर टाका लगा सकते हैं, उसे बखिया टाका बोला जाएगा। हाथ की बखिया सीधी और उल्टी हो सकती है, और यदि आप मशीन का प्रयोग यहाँ पर करें तो वो काफी ज्यादा मजबूत होगी, लेकिन दिखने में जो स्पष्ट लगेगी वो हाथ की यहाँ पर लग सकती है। तो कपड़े के जोड़ पर मजबूत सिलाई करने के लिए बखिया के टाकों की आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है। अब यदि हम लोग बात करें तुरपाई या हेमिंग टाका की, तो कपड़ों के धागों से निकल जो कपड़े के धागे होते हैं वो क्या होता है, कुछ समय प्रयोग में करने के बाद वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो धागे निकलने से रोकने के लिए, किनारों को बंद करने के लिए हम लोग तुरपाई या फिर हेमिंग टाके का प्रयोग करते हैं। इसमें सुई का समान रूप से छोटा टाका लेकर, सुई के समान जैसे टाका लिया जाता है उसी प्रकार से बहुत छोटा सा टाका यहाँ पर लिया जाता है और दोहरे मोड़ पर, मतलब इस तरीके से मोड़ा जाता है ताकि उसके जो कपड़े के धागे हैं वो बाहर निकल कर ना आए। और तुरपाई हमेशा हाथ से की जाती है और इसके टाके जो है दूर से स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के टाकों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। वैसे नॉर्मली यदि पूरा सिलाई की बात की जाए तो 8 से 9 प्रकार के टाके होते हैं, लेकिन 4 प्रकार के सफिशिएंट है। जो मेन होते हैं, लाइक तुरपाई वाला हो गया, एक बखिया हो गया जो हाथों से की जाती है, एक सादा टाका हो गया और एक अस्थाई टाका हो गया जो लोग हम लोग साड़ी वगैरह पहनते हैं तो जब उसको रेडी करते हैं तो उससे पहले कच्चा टाका भी हम लोग लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। यदि आपके पास सिलाई मशीन उपस्थित नहीं है, ऐसी परिस्थिति में आप कौन-सा टाका यहाँ पर लगा सकते हो? क्या तुरपाई टाका लगाओगे? हर जगह तुरपाई टाका लगाना पॉसिबल है। दूसरा बखिया टाका लगा सकते हैं, सादा टाका लगा सकते हैं, फिर कच्चा टाका लगा सकते हैं। तो देखो कच्चा टाका तो हमारा टेम्परेरी होता है, ठीक है? सादा टाका हम लोग मशीन से लगाएँगे। बखिया टाके का हम लोग हाथ से भी इसको लगा सकते हैं। एक साइड जो आपकी सीधी सिलाई दिखेगी और दूसरी साइड आपकी उल्टी सिलाई यहाँ पर दिखेगी। और तुरपाई टाका जहाँ पर कहीं-कहीं पर लगता है, हर जगह नहीं। जहाँ पर हम चाहते हैं कि ये कपड़े का धागा निकले ना, ठीक है, इसके धागे अलग-अलग ना हो जाए तो वहाँ पर तुरपाई टाका लगाया जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बखिया टाका आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये परिवेश के व्यवसाय के अंदर जो कपड़े से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन थी वो हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। अब इसमें थोड़ा-सा अगर और आपसे थोड़ा एडवांस पूछ लिया जाए तो 2 क्वेश्चन और बन सकते हैं कि सिलाई की मशीन का सर्वप्रथम कब और कहाँ आविष्कार किया गया था? तो सिलाई की सबसे पहली मशीन जो है फ्रांस में एक दर्जी ने सन 1830 में साधारण सिलाई मशीन का आविष्कार किया था। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में सर्वप्रथम कौन सी सिलाई मशीन का कारखाना स्थापित हुआ था? तो 1935 में ऊषा मशीन का कारखाना स्थापित हुआ था। आई थिंक अभी भी ऊषा मशीन बहुत प्रचलित है और यही मशीन चलती है। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा 1935 में ऊषा मशीन का कारखाना स्थापित हुआ था। और पहली बार मशीन कब आई थी? तो 1830 में कहाँ पर आई थी? फ्रांस में आई थी। ओके। चलिए, तो ये हमने फर्स्ट पॉइंट जो था इसको कंप्लीट किया। नेक्स्ट जो आपका सेशन होगा वो बागवानी और कृषि कार्य के ऊपर होगा, जो कि आपके एमपी टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और अदर जो हमारी रीट वगैरह एग्जाम आ रही है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग यहाँ पर जो कि आपको प्रीवियस सेशन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक होमवर्क दिया गया था, होमवर्क के कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए थे वो हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन आपके कहाँ पर रहते हैं? यदि आपने प्रीवियस सेशन में नहीं देखा है तो प्रीवियस सेशन में जो हम लोगों ने रुई से रिलेटेड और कपड़ों से रिलेटेड तंतु से रेशे तक वाला जो चैप्टर कंप्लीट किया था, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप जाइएगा, वहां पर आपके 15 से 16 क्वेश्चन रखे हुए हैं, तो उन्हीं के आंसर हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले आपसे पूछा गया था कि रुई के बिनोले यानी कि उसको बीज से हटाने की प्रक्रिया, जब आप लोग कपास देखते हैं, ठीक है, तो उससे आप क्या करते हैं, उसको बीज को अलग करते हैं और फूल को अलग कर लेते हैं। तो उस प्रक्रिया को यहाँ पर क्या बोला जाता है? कटाई बोला जाता है, बुनाई बोला जाता है, ओटना बोला जाता है, या फिर अभिमार्जन की प्रोसेस इसको बोला जाता है। आंसर आपका क्या होगा? उसको अलग करने की प्रक्रिया को ओटन की प्रक्रिया बोला जाता है। सी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि प्राकृतिक तंतु का उदाहरण जो कि प्रकृति से प्राप्त होते हैं, रेयन, नाइलॉन,
रुई या फिर डेक्रोन। तो देखो रेयोन, नाइलॉन, डेक्रोन ये सारे के सारे हमारे कृत्रिम रेशे या फिर मानव निर्मित रेशे बोल सकते हैं, और रुई जो है हमारा एक प्रकार का प्राकृतिक रेशा यहाँ पर कहलाएगा। अब चाहे तो एक बार इसका क्लासिफिकेशन भी देख सकते हैं, इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। देखो रेशों का वर्गीकरण यहाँ पर किया गया है। रेशों के वर्गीकरण में रेशे जो होते हैं 3 प्रकार के हो सकते हैं, नॉर्मली हम लोग 2 प्रकार के पढ़ते हैं। प्राकृतिक रेशा होता है, कृत्रिम रेशा होता है और विशिष्ट रेशे होते हैं। अब प्राकृतिक रेशे वनस्पति यानी कि पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, है ना। पादप रेशे जिसे बोला जाता है, कल के सेशन में हम लोग पूरा डिस्कस भी किए थे। जांतव रेशे जो जंतुओं से प्राप्त होंगे, ठीक है, और धात्विक रेशे जो धातुओं के निर्माण से बन सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग वानस्पतिक रेशों की बात कर लेते हैं। वानस्पतिक रेशों के अंदर कपास हमारा हो सकता है, लीनन हो सकता है, लीनन जो फ्लेक्स के पौधों से प्राप्त होता है, जूट हमारा यहाँ से हो सकता है और हेम्प हो सकता है। तो ये सारे हमारे वनस्पति यानी कि पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे में रेशम जो कि रेशम के कीट से प्राप्त होता है, ठीक है, और ऊन जो कि अलग अलग प्रकार के जानवरों लाइक भेड़ से प्राप्त हो सकता है, ऊंट से प्राप्त हो सकता है, खरगोश से प्राप्त हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे हो गए। धात्विक रेशे की बात करें तो एस्बेस्टस यहाँ पर हो सकता है, जरी हो सकता है जो सोना और चांदी से बनती है, और तांबे के तार यहाँ पर हो सकते हैं। चलिए कृत्रिम रेशे की यदि हम लोग बात करें जो कि मानवीकृत हो सकता है या फिर रासायनिक केमिकल से बना हुआ हो सकता है। मानवीकृत रेशा जो है रेयॉन है, जो कि मानव के द्वारा यहाँ पर निर्मित किया गया है, इनकी मदद से, प्राकृतिक रेशों की मदद से। और रासायनिक रेशा जो इसमें नाइलोन आ सकता है, पॉलिस्टर आ सकता है, ठीक है। और विशिष्ट रेशों की बात करें तो इन दोनों का मिला जुला रूप जो है विशिष्ट रेशे, मिश्रित रेशे के अंदर हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो ये रेशे का पूरा क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम लोग यहाँ पर वापस से क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जंतु रेशे या जांतव तंतु का उदाहरण क्या हो सकता है जो कि जंतुओं से प्राप्त होगा। कपास, नायलॉन, पटसन या फिर ऊन। अब देखो कपास जो है पादप रेशे के अंदर आएगी, वानस्पतिक रेशे के अंदर आएगी, क्योंकि ये तो पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, राइट। तो ये आपका आंसर नहीं होगा। नाइलॉन आपका मानव निर्मित रेशा हो जाएगा, और पटसन भी आपका पौधा होता है जूट का, ये भी आपको पेड़ पौधों से ही प्राप्त होगा। ऊन आपका एक प्रकार से जांतव रेशे या जंतु तंतु के अंदर कंसीडर किया जाएगा। रेशम का रेशा किससे प्राप्त होता है? भेड़ से, बकरी से, ऊन से या फिर रेशम के कीट से। तो रेशम का रेशा हमें तो रेशम के कीट से मिलना है, राइट। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर आप एक टेबल देख सकते हैं, इस टेबल में आपको ये चीजें बताई हुई है कि कौन सी चीजें आपको किससे प्राप्त होती है। यदि आप रुमाल यूज कर रहे हैं तो रुमाल किसका, इसके अंदर किस प्रकार के रेशे का प्रयोग हुआ है। तो रुमाल के अंदर जो है सूत रुई का प्रयोग होता है। धोती यदि हम लोग वियर करते हैं या फिर हमारे जो परिधान के अंदर आती है वो भी सूत रुई से प्राप्त होती है। कमीज की बात करें तो ये सूत से बन सकती है, संश्लेषित रेशों से इसका निर्माण होता है। कंबल किससे बनता है? कंबल का निर्माण ऊन से होता है। रजाई जो है सूत और रुई हो सकती है। स्वेटर में प्रयुक्त रेशा ऊन है। मोजे में नायलॉन और रेयॉन का प्रयोग किया जा सकता है। साड़ी रेशम की हो सकती है। जैकेट नायलॉन और डेक्रोन का होता है। पैंट जो होती है वो डेक्रोन की होती है, ठीक है, जो कि मानव निर्मित रेशों के अंदर कंसीडर किया जाता है। आगे यदि हम लोग बात करें कुछ और क्वेश्चन जो कि आपको होमवर्क में दिए गए थे, तो इनमें से कौन सा प्राकृतिक तंतु नहीं है? रेयॉन, रेशम, ऊन या फिर रुई। तो रेयॉन यहाँ पर एक प्रकार से प्राकृतिक तंतु नहीं है, क्योंकि ये तो मानव निर्मित है, ठीक है, जो कि प्राकृतिक रेशों के निर्माण से बनता है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है कपास के बीजों से तंतुओं को अलग करने की प्रक्रिया यहाँ पर क्या कहलाती है? कपास के बीज है, यदि हम लोग उसे तंतुओं को अलग करना चाहते, तंतुओं को अलग करना चाहते तो कटाई, ओटना, बुनना या फिर चुनना कहलाएगा। तो हमने अभी देखा था कि उसके बीज से तंतुओं को अलग करना है, यानी कि रुई को अलग करना है और उसके बीज को अलग करना है। तो इस प्रक्रिया को ओटना बोला जाएगा। आंसर आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और एक बीजपत्री पादप यहाँ पर कौन सा है? कपास है, जूट है, पुंज है या फिर शहतूत है। तो हमने कल ही डिस्कस किया था कि एक बीजपत्री यहाँ पर क्या होता है? एक बीजपत्री पुंज, जिसे मूंज बोला जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आप चाहे तो इसको एक बार से और देख सकते हैं। जैसे कि मूंज से आपसे पूछा गया था कि जो फर्नीचर होते हैं जो मार्केट में मिलते हैं वो किससे निर्मित किए जाते हैं? मूंज घास से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यह मूंज घास के पादप से प्राप्त होती है। इस पादप को वनस्पति शास्त्र में सेकेरम मुंजा कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सेकेरम मुंजा जो है क्या होता है? तो ये मूंज घास से बनाया जाता है, ठीक है। एक बीजपत्री पादप है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, जो कि आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया था। कहाँ कहाँ पर राजस्थान में मिलता है? तो नागौर, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, अजमेर आदि जिलों में ये घास पाई जाती है। मूंज की सरकंडों का उपयोग, जो मूंज की जो घास होती है उसके जो बोलते हैं ना कि डोरिया टाइप जो होती है, उसका प्रयोग झोपड़े, परंपरागत फर्नीचर जिसे मुंडे बोला जाता है, टेबल, सिटी आदि बनाने में किया जाता है। और इको फ्रेंडली खिलौने बनाने भी हम लोग मूंज का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं।
इसके रेशों से विभिन्न प्रकार की रस्सियों का निर्माण भी किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में चारपाई, कुर्सी और सजावटी सामान बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और राजस्थान के अजमेर जिले में मुंज आधारित कुटीर उद्योगों द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है, जिससे आर्थिक सुदृढ़ता यहाँ पर प्राप्त होती है, जो कि प्रीवियस सेशन में हम लोग पूरा डिस्कस भी किए थे। ठीक है, और हमने पिक्चर भी देखा था किस तरीके का होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो आपसे पूछ रहा था कि एक बीजपत्री पादप यहाँ पर कौन सा है, तो मूंज आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है जूट से बनाए जाते हैं, जूट से क्या क्या बनाए जा सकते हैं। जूट पटसन से चटाई बन सकती है, बैग बन सकते हैं, पायदान बन सकते हैं, या फिर ये सभी बन सकते हैं। तो बिल्कुल राइट है, ये सारी चीजें जूट से बनाई जा सकती है। अगला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि मुंडे बनाए जाते हैं, जो मुंडे दिखा था वो कपास से बनते हैं, मूंज से बनते हैं, जूट से बनते हैं, या फिर सरसों से बनते हैं। जो मुंडे होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, वो पूंज से बनाए जाते हैं, मूंज से बनाए जाते हैं, मूंज ग्रास के थ्रू। तो आंसर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कुछ वन लाइनर क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके रेशो से तंतु तक बन सकते हैं। तो रेशा प्राप्त करने के लिए पटसन की फसल को किस अवस्था में काट लिया जाता है। तो जो पटसन जूट की फसल होती है, हमने देखा था जब उस पर फूल आ रहे होते हैं ना, तभी हम लोग उसको काट लेते हैं और उसको काट कर पानी के अंदर कुछ समय तक के लिए, कुछ दिनों तक गलने के लिए रख देते हैं। तो जब इस पर फूल आ रहे होते हैं तभी इस अवस्था में इस प्रकार के जो पौधे होते हैं उनको काट लिया जाता है। अगला है वनस्पति शास्त्र में मूंज को क्या कहा जाता है। तो सेकेरम मुंजा के रूप से इसको जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस पौधे से इको फ्रेंडली खिलौने बनाए जाते हैं। तो अभी हम लोग पूरा पैराग्राफ पढ़कर आए कि मूंज पौधे के जो सरकंडे हैं उससे इको फ्रेंडली खिलौने हम लोग बना सकते हैं। कताई के लिए प्रयुक्त दो सरल युक्तियां, यदि हम लोग कताई करना चाहते हैं तो हम लोग तकली का प्रयोग कर सकते हैं और चरखा का प्रयोग कर सकते हैं। राइट, यही क्वेश्चन पूछा गया था और यही चीज हमने कल भी डिस्कस करी थी। कुछ और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। सूती कपड़े को रंगते समय रंग के घोल में नमक क्यों डाला जाता है, क्योंकि वो कलर पक्का हो जाए, वो निकले ना, धोने पर निकले ना, इसलिए नमक यहाँ पर डाला जाता है। हमने कल पूरा ये पढ़ा था कि सूती वस्त्र जो है इस पे रंगने की प्रोसेस क्या होती है और किस तरीके से कितनी स्टेप में इसको कंप्लीट किया जाता है। अब आपसे पूछा गया है बंदेज प्रक्रिया का क्या महत्व होता है। तो कपड़ों पर आकर्षक डिजाइन जो है बंदेज प्रक्रिया के थ्रू बनाई जाती है। उसमें इस तरीके से छोटी छोटी गांठें लेकर धागों से बांध दिया जाता है, वहां पर कलर नहीं चढ़ेगा। यदि हम इसको रंग बिरंगा बनाना चाहते हैं तो रंग बिरंगा बनाने के लिए दो दो तीन तीन बार इस पर कलर करना पड़ता है। राजस्थान में छपाई कला का सर्वोत्तम स्वरूप कहाँ देखने को मिलेगा। तो सांगनेर जयपुर में देखने को मिल सकता है। और जंतुओं के शरीर पर बाल ऊन में पाए जाने का क्या लाभ होता है, इससे जंतुओं को क्या लाभ होगा, हमें तो उनकी प्राप्ति हो रही है, लेकिन जंतुओं का शरीर यहाँ पर गर्म रहता है। इसीलिए जब ऊन उनके शरीर से, भेड़ों के शरीर से निकाला जाता है तो वो गर्मी के समय में निकाला जाता है। अगला प्रश्न है रेशम कीट को किस पौधे पर पाला जाता है और यह कीट क्या खाता है। तो रेशम कीट जो है शहतूत के पौधे पर पाला जाता है और ये शहतूत की ही पत्तियां खाकर अपना पूरा जीवन यापन शहतूत के माध्यम से ही करता है। राइट, चलिए तो आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर करेंगे। अगर आप चाहते हैं किसी तरीके से आपका सिलेबस वाइज सेशन को कंटिन्यू रखा जाए तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। और यदि आप ये नोट्स बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पूरा नंबर दिया हुआ है, आप उस पर जाकर संपर्क कर सकते हैं और नोट्स को यहाँ पर ईवीएस के नोट्स को बाय कर सकते हैं। सीडीपी का भी आपका कोर्स यहाँ पर रनिंग है। यदि आप बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का लेवल 1 एंड लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप उस कोर्स के अंदर यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। ओके, सो सेशन को हम लोग यहीं ओवर करेंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट 6 PM सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।